बच्चों, ये हमारे पावर प्ले एक्सरसाइज का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम आगे जो कॉन्सेप्ट था उसको जानेंगे। उससे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़े थे। तो जो उसमें इम्पोर्टेंट था, एक ये था कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे n पे पावर एक्सपोनेंट a था, इनटू n पे एक्सपोनेंट b था, तो ये क्या होते थे, पावर जुट जाते थे। फिर बीच में डिवाइड का साइन था, बेस सेम था तो पावर माइनस हो जाते थे। अगर n पे एक्सपोनेंट a है, होल पावर एक्सपोनेंट b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n पे एक्सपोनेंट b होल पावर एक्सपोनेंट a। और इसको फाइनलाइज करके हम n पे एक्सपोनेंट a इंटू b लिख सकते थे। ठीक, ये पढ़े थे। फिर n पे पावर 0, कोई भी नंबर हो उस पे पावर 0 हो, चाहे कोई भी बेस हो उस पे एक्सपोनेंट 0 हो, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। एक नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़े थे, जैसे कोई भी बेस हो उस पे पावर जो होगा एक्सपोनेंट वो नेगेटिव में हो, तो वो जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और उस पे पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो इतना हम कल पढ़े थे अच्छे से। एक और था कि जब बेस अलग अलग हो, ए पे पावर n इंटू बी पे पावर n, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर जो एक्सपोनेंट है वो रह जाते हैं, पावर सेम हो। ठीक, इतना जाने थे। तो आगे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा नया नया टॉपिक है, नया नया कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से देखना तो क्लियर हो जाएगा हर चीज़। तो पहला है साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन? Scientific notation is a way to write very large or very small numbers in a short and easy form. Scientific notation एक तरीका है जब जिस तरीके से हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, उसको हम एक इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो ए नंबर इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज a इंटू 10⁻n। ठीक, ये निंजा टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है जिससे हम बड़ा से बड़ा नंबर को या छोटा से छोटा नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप तभी लिख पाओगे जब ए का जो होगा ना, ए जो होगा वो या तो 1 के बराबर, ठीक, या 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो हमेशा, और 10 से छोटा हो। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना। ए का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ठीक, ग्रेटर देन वन या इक्वल टू 1। समझ गए? और जो एक और है कि ए जो है हमेशा 10 से स्मॉलर होगा। ठीक, स्मॉलर देन 10, समझ में आ गया? और एन जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। ठीक, आप समझ में आया इस चीज़ को? इस साइंटिफिक नोटेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि हम एक बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो उसको आसानी से लिख सकते हैं। समझे? और इसका एक लिखने का नोटेशन क्या है, तो a इंटू 10⁻n है, जहाँ a जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक, लेकिन 10 से छोटा होगा, 10 से बड़ा वो नहीं हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 6920000, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.92 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7। ठीक, समझ में आया? 0.92 इंटू, जैसे ही पॉइंट दोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट दिए, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे एक्सपोनेंट 7 दे दोगे। ठीक, और कल तुमको बताए ही थे कि 10 पे पावर 1 10 होता है, 10 पे पावर 2 100 होता है। जितना पावर बढ़ते जाएगा उतना जीरो की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहीं पे है वेरी लार्ज नंबर, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सोचो डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अप्रॉक्स
दिया हुआ है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है इतना किलोमीटर है। ठीक, तो इसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं? जैसे इसको लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, समझ रहे हो आप? फिर इसको हम अप्रॉक्स 1.5, जैसे 49 है तो 5 इंटू 10⁸ किलोमीटर कहते हैं। ठीक, समझ रहे हो कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना रहता है? साइंटिफिक नोटेशन में बस ये ध्यान रखना है कि जो ए का वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम जैसे 1496 था तो 1.4 क्यों लिए? अगर ए का वैल्यू हम 14.96 लेते तो ये फिर ए तो 10 से बड़ा हो जाता ना। लेकिन क्या कह रहा है नोटेशन कि ए जो है वो हमेशा 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ रहे हो? ए जो है हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 14 नहीं लेके क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट देखो आप 299792458 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो अब बोलोगे भैया यहाँ तो जीरो है नहीं, तो फिर इसको 10 के नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 10 के पावर पे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, चाहे नंबर जीरो हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये रखना है कि ए का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो हम इसको लिख सकते हैं 2.99792458 इंटू 10⁻, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को अप्रॉक्स में लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे लिखना है? चाहे आपको वो जीरो वाला हो चाहे जीरो वाला नहीं हो, आप आराम से साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो लिखा है 468,749, तो इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? तो 4.68749 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो 4.7 इंटू 10⁻, एक्सपोनेंट 5। समझ में आ गया? अब जीरो वाला हो 269 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखो 2.69 इंटू 10 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? साइंटिफिक नोटेशन क्या किसको कहते हैं, समझ में आ गया? ऐसे ही आप आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म एक ही होते हैं, एक उसी को बोला जाता है साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक, तो पहला देखो इसमें जीरो है नहीं, तो क्या करोगे? तो 59 पॉइंट हम नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू जो होगा वो 10 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ए का वैल्यू हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 5.9 इंटू 10⁻, पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो उतना पावर दे दो एक्सपोनेंट। ठीक, अब इसको देखो ये खुद करोगे, 3.43 इंटू 10⁻, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6, यहाँ दे दो 6। समझ में आ गया? फिर इसको देख लो 7.004, तो 004 लिख लो इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कर दो। ठीक, तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से तुम कर लोगे। आगे बढ़े। अब वेरी स्मॉल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी तुम लोग आगे काम देगा तुमको, मेंसुरेशन के चैप्टर में मिलीमीटर में होगा, यहाँ से सेंटीमीटर में जाना होगा, मीटर में जाना होगा, पूछ लेगा। तो उस टाइम आप अपने ध्यान में रखोगे कि कितना मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है। ठीक, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप अगर आज ध्यान से इस चीज़ को पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो ध्यान से देखना कि जैसे चींटी है, उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, एटम है वो काफ़ी छोटा होता है, हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी उक्खी देखते हो उसकी भी साइज़ काफ़ी छोटा होता है।
तो हम जो चीज़ यहाँ लिख रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान से अपने कॉपी पे नोट करना और अपने माइंड में रखना। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक क्लियर? तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ देखो, तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है? 10 मिलीमीटर। तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो समझ में आ गया, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक, कोई डाउट? फिर से समझा दे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तुम जानते हो। तो 1 मीटर में हम 100 सेंटीमीटर को, जैसे ये 100 सेंटीमीटर है ना, यहाँ लिखे 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं ना, ये वाला 100 इंटू सेंटीमीटर, तब तो 100 सेंटीमीटर हुआ, इसीलिए 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये यहाँ लिख दिए, तो जाके हमको मिला 1000 नैनोमीटर। समझ में आ गया? सॉरी, नैनोमीटर बोल रहे हैं, मिलीमीटर। यहाँ क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब जब हमें पता चल गया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होगा। कोई प्रॉब्लम? तो 52 मिलीमीटर में 52/1000 मिलीमीटर होगा। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया? अब 52/1000 को तुम लिख सकते हो 52 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। यहाँ तक समझ रहे हो? क्योंकि 1/1000 है तो 1/10 एक्सपोनेंट 3 होगा, और 1/10 पे एक्सपोनेंट 3 कब लिखते हो? जब 10 पे एक्सपोनेंट ये निगेटिव होगा -3। आगे पढ़े थे ना ऊपर, अभी भी रिकॉल करवाए, निगेटिव एक्सपोनेंट, तब जाके ना वो 1/1000 मिला होगा। ओह सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ तक समझे? ये कैसे 1/1000 को हम 1/10 एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, और 10 पे निगेटिव इंटीजर -3। वो तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना पिछले क्लास में कि निगेटिव एक्सपोनेंट, तो ये निगेटिव एक्सपोनेंट से ही 1/1000 हुआ है। तो हम इसको 52 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, और 52 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻, जैसे ये 0.2 है, तो 0.2 है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 1, तो पावर 1 हो जाएगा, और 10 पहले से है, यहाँ पे है, तो 5.2 इंटू बेस सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या होंगे? जुट जाएंगे। तो 52 इंटू 10, 1 प्लस -3 क्या हो जाएगा? 1 - 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻²। तो यही हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको पूछ ले, या फिर कोई पूछे कि 52 मिलीमीटर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो, तो आराम से आप कर लोगे। तो 5 सेंटीमीटर से आप आराम से जा सकते हो मिलीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप एक बार करके ट्राई करना। ठीक, अब आगे है देखो, इस सवाल से ये आराम से बन जाएगा। 0.0007 मीटर है, और तुमको मालूम है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। सिर्फ मिलीमीटर में चेंज करना है, इस सवाल को ओनली मिलीमीटर में चेंज करो। तो 0.0007 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेसिमल वाला गुना हो ना, तो आँख मूंद के बस डेसिमल छोड़ के सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दो जो नंबर दिख रहे हैं, और उसके बाद जितने डिजिट से पहले हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे जाकर डेसिमल लगा दो, तो 0.7 मिलीमीटर। ठीक, अब देखो नैनोमीटर क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। इसको आप एक कॉपी में कहीं अच्छी जगह पे नोट करके ध्यान में रखना। ठीक, नैनोमीटर होता है। तो जब हम 1 मिलीमीटर निकालेंगे
तो 1/10⁹ मीटर होगा। और हम इसको 10 एक्सपोनेंट पावर -9 लिख सकते हैं, निगेटिव एक्सपोनेंट, ध्यान है, ठीक। तो अब यहाँ पूछ रहा है 0.1 नैनोमीटर, तो यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर इक्वल टू होगा 0.1 इंटू 10 एक्सपोनेंट -9, ठीक। अब 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 पे पावर -9। अब 1/10 को हम 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट, समझ रहे हो, इंटू 10 एक्सपोनेंट -9। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, जुट जाएंगे, ठीक, पावर जुट जाएंगे। 10 -1 प्लस -9 इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट -10, ठीक। तो हम लिख दिए इसको, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नहीं समझे हो तो इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक। अगर इस चीज़ को बस ध्यान में रखना, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर में फिर 1/1000 मीटर होता है। इसको ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक। तुम सब सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक है तुलाभार प्रैक्टिस। तुलाभार प्रैक्टिस क्या होता है, ये पुराने ज़माने में होते थे कि तराजू है, जैसे मान लो ये तराजू है, तो इधर यहाँ पे एक, जैसे तराजू देखे हो ना दुकान पे, इधर आलू खरीदोगे तो आलू रहता है, इधर वजन करने वाला माप रहता है, चाहे एक ही साइड पे, ठीक। तो अपने वजन के हिसाब से ना राजा लोग दान करते थे पुराने ज़माने में, तो उसी को बोलते थे तुलाभार प्रैक्टिस। जैसे मान लो वो बहुत खुश हुए, उनका जन्मदिन है, तो वो आज अपने वजन के हिसाब से सोना दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, तो गरीबों में बांटा जाता था। तो यहाँ बोल रहा है कि 1% 70 kg का है, तो 1000 पीपल होगा तो कितना दान करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है, जब 1% 70 kg का है तो 1000 पीपल के लिए 70 इंटू 1000 पीपल होगा, तो कितना हो जाएगा, 70,000 किलोग्राम। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁴ kg, ठीक। यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करोगे जितना हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और अच्छे से नोट कर लो कॉपी में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तुलाभार प्रैक्टिस समझ में आ गया। चलो आगे है मॉडर्न नेमिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। ये लार्ज नंबर्स पिछली 7th में भी तुम पढ़े होगे, लार्ज नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और आगे फर्दर जानकारी है, इसको जान लो। जैसे 1, 10, 100, 1000 था ना, तो लाख होता है, करोड़ होता है, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख, समझे। तो ये क्या लिखा हुआ है इधर, 10 एक्सपोनेंट 2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 5, ये है क्या। तो लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। 1,00,000 1 10 100 1000 10,000 लैक्स होते हैं। तो इसी को लिखे हैं 10 स्क्वायर इंटू 10⁻3, मतलब 100 इंटू 1000। देखो 5 जीरो हो गए ना, तो इसी को लिखा गया है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे देखोगे लाख में 5 जीरो है, तो करोड़ में 7 जीरो हो जाते हैं, फिर अरब में 9, फिर 11, 13, ऐसे बढ़ते जाते हैं। जैसे देखो 10⁻2 इंटू 10⁻3 है, तो 10⁻5 हुआ, फिर 10⁻2 इंटू 10⁻5 इक्वल टू 10⁻7 है। फिर ऐसे ही ये 10⁻2 सब में कॉमन होगा। जैसे यहाँ देखो 10⁻2 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, तो ये क्या होंगे 10⁻11, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। फिर 10⁻2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 10⁻13 होगा। फिर ये 10⁻2 इंटू 10⁻13 इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 15, एक्सपोनेंट ही बोलो, 10 एक्सपोनेंट 2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 15 इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 17, ये क्या हो जाएगा शंख। और महाशंख क्या होगा, 10 एक्सपोनेंट 2 इंटू 10 एक्सपोनेंट 17 इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 90। तो महाशंख में क्या होता है, 10 पे 19, 19 जीरो, 1 पे 19 जीरो मीन्स महाशंख होगा। लाख पर 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं, अरब में 9 जीरो होते हैं,
खरब में 11 जीरो होते हैं। तो क्या गौर कर रहे हो कि 100 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, समझ रहे हो, 2 जीरो बढ़ते जा रहा है। तो जब 2 जीरो बढ़ते जा रहा है इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक महाशंख जो होगा वो 100 शंख के बराबर होगा। क्लियर। और एक शंख जो होगा वो 100 पद्म के बराबर होगा। जो एक पद्म होगा वो 100 नील के बराबर होगा। एक नील जो है वो 100 खरब के बराबर होगा। एक खरब जो है वो 100 अरब के बराबर होगा। एक अरब जो है वो 100 करोड़ के बराबर होगा। और एक करोड़ जो है वो 100 लाख के बराबर होगा। और 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर होगा। फिर 1,000 जो होगा वो 100 के बराबर होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। ये मॉडर्न नेमिंग ऑफ लार्ज नंबर है हमारे भारत में, इंडिया में। हम इंडिया इसको इंडियन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख में इसको जानते हैं। तो 1 लाख पे 1 लाख को हम 1 पे 5 शून्य लिखते हैं, 5 जीरो। तो इसी को हम साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में हम ऐसे लिखते हैं 10^2 इंटू 10^3 इक्वल टू 10^5। बस ये इतना जान लो, 10 के नोटेशन में, पावर ऑफ 10 के नोटेशन में इसको लिखा जाता है। बस इतना ही था, इसमें कुछ खास था नहीं। हाँ लेकिन एक चीज़ है इसमें थोड़ा, जैसे अपना ये भारत का है ना, वैसे एक इंटरनेशनल भी है। अच्छा लगता है छूट गया है, ठीक है यहाँ जान लो। थोड़ा सा 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। इंटरनेशनल में भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उतना ही ध्यान रखना, जिससे हम यहाँ पे अच्छे से लिखते रहें। इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, ये बस ध्यान में रखना ताकि कभी आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। 10 के नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें जैसे वहाँ लाख करोड़ था ना, तो यहाँ मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, ट्रिलियन होते हैं, क्वाड्रिलियन होते हैं, फिर आगे ऐसे चलता रहता है। जो कि जानकारी, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है जिसको बस तुम ध्यान में रख सकते हो। तो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में क्या देखते हो तुम, राइट साइड से जब कॉमा लगाते हो 3-3 पे लगाते हो, और इंडियन में 2-2, पहले 3 तब 2, ज़्यादातर 2। तो मिलियन में क्या है कि यहाँ पे इंटरनेशनल में 3 लगाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 10^3 इंटू 10^3। तो इसी को हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 पे 6 जीरो। तो 1 मिलियन जो होता है ना, 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन वो 10 लाख के बराबर होता है इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम 10 इंटू 10^3 इंटू 10^3 इसको लिख सकते हैं 10^6। फिर बिलियन को हम लिख सकते हैं 10^3 इंटू 10^6 इक्वल टू 10^9। तो 1 बिलियन जो होता है, 1 बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ के बराबर होता है। जैसे कहते हो ना 1 मिलियन व्यू चला गया, मतलब कितना लोग देख लिया भारत में, 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को सीन कर लिया। फिर ट्रिलियन को लिख सकते हैं 10^3 इंटू 10^9, तो ये हो जाएगा 10^12। ऐसे ही आगे चलेगा 10^3, 10^12, 10^15। इंडियन में क्या हो रहा था, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो रहा है 1000 से। देख रहे हो 3-3 जीरो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही 1 मिलियन में, जैसे 1 क्वाड्रिलियन में 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन होगा, वैसे ही 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होगा। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होगा, और 1 मिलियन में 1000 होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 से ही जाना जाता है चीज़ों को। बस ये तीनों ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की बात है यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 बिलियन होगा ना, तो 1 अरब की इक्वल टू होता है, ठीक। ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर से नीचे। 1 मिलियन में क्या होगा, 10 लाख होगा, और 1 बिलियन में 100 करोड़ होगा। बस ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखना, फिर कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, तो ये सवाल है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2^224 डिवाइड 4^32। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दिया हुआ है, हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप अपने कॉपी पे करके देखो कि आप इसको कर पाते हो कि नहीं। यहाँ पे यूनिट्स डिजिट पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे
12 का स्क्वायर करते हो तो 144 होता है ना, तो ये यूनिट डिजिट है। वैसे ही जब इस इक्वेशन को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो तुमको बताना है। तो तुम अपने नोटबुक पे एक बार पहले करके देखो, तब हम बताते हैं। कम से कम तुम एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिखो। अगर यूनिट प्लेस नहीं आता है तो तुम एक्सपोनेंट के फॉर्म तक इसको कंप्लीट करो, क्या रूल लगेगा, कैसे बनेगा, उसके बाद हम आगे बता देंगे। 1 मिनट का टाइम तुमको देते हैं, ठीक। चलो चालू करो। चलो थोड़ा मैं बाहर चला गया था। चलो करते हैं इस सवाल को। क्या है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 एक्सपोनेंट 224 डिवाइड 4 एक्सपोनेंट 32। तो चलो इसको करते हैं आराम से। 2 एक्सपोनेंट 224 डिवाइड 4 एक्सपोनेंट 32। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एक्सपोनेंट 2 होल पावर 32। कॉन्सेप्ट नंबर मल्टीपल रूल, मल्टीप्लाई रूल। ए पे एन एक्सपोनेंट ए एक्सपोनेंट बी हो तो हम इसको एन ए बी लिख सकते हैं। तो यह है 432, तो हम इसको 32 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ गए? अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हो ना 224 डिवाइड 2 पे पावर 64। यहाँ तक तो इसको लिख सकते हो। अरे 4 को 2 इस पावर 2 एक्सपोनेंट तरीके से नहीं लिख सकते हो 4 को। तो यही चीज़ है ना, 2 एक्सपोनेंट 2 पावर जो ये ऑलरेडी था उसका वही है। तब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे 2 एक्सपोनेंट 64। वही तो चीज़ है, बस जो तुम्हारा मल्टीप्लाई रूल में कल पढ़े थे वही चीज़ है। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 2 एक्सपोनेंट क्या आ गया, 160। अब देखो ये तो आंसर आ गया, बट 2 पे पावर 2 रहता तो हम लिख लेते 4। मैक्स 2 एक्सपोनेंट 10 रहता तो हम 1024 लिख के बता देते कि आंसर क्या आया, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। लेकिन तो इतना बड़ा सा है, गुना करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो साइकिल के फॉर्म में चलते हैं। जैसे देखो 2 1 2 2 एक्सपोनेंट 2 4 2 एक्सपोनेंट 3 8 2 एक्सपोनेंट 4 16 2 एक्सपोनेंट 5 32 2 एक्सपोनेंट 6 64 2 एक्सपोनेंट 7 128 2 एक्सपोनेंट 8 256। तुम क्या गौर कर रहे हो, ये देखो 4 के साइकिल में चल रहे हैं। 2 4 8 6, फिर यूनिट प्लेस 2 4 8 6, ऐसे आगे भी होगा। 3 में भी ऐसा होता है, 4 में 2 साइकिल करके चलते हैं। ठीक, इसको मिटा दे, इसको नोट कर लेना, या फिर लिखना हो तो पीछे करके लिख देना, थोड़ा इस सवाल को समझाना आसान होगा। ठीक, 1 मिनट। अब देखो जैसे 3 का है, 3 पावर 1 3 3 पावर एक्सपोनेंट 2 9 3 एक्सपोनेंट 3 27 3 एक्सपोनेंट 4 81 3 एक्सपोनेंट 5 243 3 एक्सपोनेंट 6 729 3 एक्सपोनेंट 7 2187। ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या गौर कर रहे हो, यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखो 3 9 7 1, 3 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना। यहाँ पे भी 7 × 3 होगा, यूनिट प्लेस पे तो 1 आएगा। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि ये भी साइकिल के फॉर्म में, 4 के साइकिल के फॉर्म में चल रहा है। 4 देखो, 4 2 के साइकिल के फॉर्म में चलेगा। 116 होगा, 4 पे पावर 64 होगा, 4 पे पावर 4 256 होगा। क्या देख रहे हो, 4 6 4 6। तो इस चीज़ को ना ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई यूनिट प्लेस पूछे तो तुम इसको आराम से कर सकते हो। तब देखो पावर को क्या करना है, 2 क्या करता है, जैसे बेस को ध्यान में रखोगे, बेस जो 2 है उसका साइकिल 4 का होता है, 4 का साइकिल 2 का होता है, 3 का साइकिल 4 का होता है। तो इसमें क्या करना है कि जो तुम्हारा एक्सपोनेंट है ना उसको 4 से डिवाइड कर लोगे। 4 160, 4 4 जा 16 0, तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा
0 नहीं लगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हो कि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो यूनिट प्लेस पे 2 आता। अगर जैसे मान लो कि 164 होता, तब तो ये पूरा पूरा कट जाता, नहीं कटता, पूरा का पूरा क्या होता, कट जाता। जब पूरा का पूरा कट जाता तो रिमाइंडर क्या होता, 0। और जब रिमाइंडर 0 हो तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6। और वही अगर मान लो यहाँ 165 होता, ये 5 होता, तो रिमाइंडर बचता 1। तो जैसे ही बचा रिमाइंडर 1 तो इसका यूनिट प्लेस हो जाता 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। तो यूनिट प्लेस जो होगा उस पर कौन सा डिजिट होगा, वो होगा 6। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम एक शॉर्ट बना के तुमको अच्छे से और क्लियर करवा देंगे। बट अगर इसको तुम 1-2 बार देख लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सवाल करोगे या फिर बुक में प्रैक्टिस में दिया हो तो उसको तुम कर लेना। ठीक, बस सिंपल था कि पहले तुम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक किए, ये जानते थे। अब जैसे ही पावर 160 है तो 160 को तुम 4 से डिवाइड करोगे। 4 से अगर डिवाइड किए, पूरा का पूरा कट गया। ठीक, जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो जहाँ से साइकिल फिर से स्टार्ट होता है ना, जैसे मान लो यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया साइकिल, यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर आया तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। अगर रिमाइंडर 1 आता, जैसे मानो यहाँ 165 होता तो रिमाइंडर क्या आता, 1 आता, तो यूनिट प्लेस पे 2 होता। अगर 2 आता रिमाइंडर तो यूनिट प्लेस पे 4 होता। अगर रिमाइंडर 3 आता तो यूनिट प्लेस पे 8 होता। मान लो ये 2160 ना होके 2163 होता, तो 4 से तो 163 करते, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच गया 3। अब रिमाइंडर 3 आया तो रिमाइंडर देखो 2 पे एक्सपोनेंट 3 तो क्या आता है, क्या है 8। तो इसका जो यूनिट प्लेस पे होता वो होता 8। ठीक है, इसको तुम 1-2 बार फिर से देखना, बैक करके रिवर्स करके फिर से देखना, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करो कि थोड़ा जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लो आराम से। ठीक, बाकी तुम्हारा एक्सरसाइज 2 पूरा यहीं कंप्लीट होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जैसे एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन वाले हैं, पासवर्ड वाले हैं, उसको हम ना टाइम निकाल के शॉर्ट्स में एक एक करके तुमको समझा देंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी है। उसको जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और तो इसलिए हम सोचे कि शॉर्ट्स में ना टाइम निकाल के थोड़ा अच्छा से ग्राफिक टाइप या फिर शॉर्ट्स करके तुमको समझा दें। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द टाइम निकाल के इस एक्सरसाइज का जो भी बचा हुआ टॉपिक है, बस टॉपिक सारे मेजर टॉपिक सारे कंप्लीट है, बस बचे हैं थोड़ा सा, जो कि एक कॉम्बिनेशन वाला है, एक फिर पासवर्ड टाइप का रहता है, वही सब है। 2-3 टॉपिक है, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि तुमको एक शॉर्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट का शॉर्ट्स बना बना के अपलोड कर दे, जिससे कि तुमको उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। और इस एक्सरसाइज यहीं पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है, और तुम कोशिश करोगे कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करे तो सारा सवाल सॉल्व होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लो, बैक करके समझ लो और बनाओ। ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, आराम से करते रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक पहले ये प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो 1-2 दिन परसों अपलोड करेंगे। तब तक तुम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना, दोनों एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, उसको बना लो। तब तक 7th वाले बच्चे कह रहे हैं तो उसका 1-2 क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, और हम भी प्रयास करेंगे कि बेहतर कर सके, क्योंकि कोशिश तो रहती है कि हम सही से करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो ही जाती होगी। तो धन्यवाद। आप ज़्यादा से मतलब बस देखो, बस पढ़ो, और कुछ ज़रूरी नहीं है। बस अगर 2 बच्चा, 10 बच्चा, 20 बच्चा भी देख रहे हो तो बस पढ़ो, इससे कुछ तुमको बेनिफिट होना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, मेरे लिए काफ़ी है, इसीलिए इसको पढ़ो, मन से पढ़ो। और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है तो और सारा प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करो। ठीक, बुक का एनसीईआरटी बनाओ। ठीक, चलो बाय।